हेलो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिएगा ताकि मेरी जो भी वीडियो आए इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके और आप उसे देख सकें। हेलो दोस्तों, आई विल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। दोस्तों, हम लोग सेट 3 हल कर रहे थे और दोस्तों उम्मीद है कि ये सेट 3 का लास्ट पार्ट है और इसमें सारे हम क्वेश्चन हल करा देंगे जो भी बचा था हम लोग का। ठीक है, तो दोस्तों सारे क्वेश्चन खत्म करने के बाद हम लोग का अथवा में आता है। दोस्तों, घास का प्रमेय लिखिए, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये सभी चीज़ें हमने पढ़ लिया है, काफ़ी उसके पहले वीडियो भी डाल रखा है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर मेरे ही चैनल पे देख लें, एकदम आसानी आसानी से समझाया हूँ। ठीक है, अब दोस्तों इसमें एक और चीज़ जुड़ा था। दोस्तों ये 5 नंबर का सवाल है। ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ जुड़ा था, एक खोखले बेलन के भीतर क्यू कूलाम आवेश स्थित है। यदि बेलन के वक्रीय पृष्ठ से फाई वोल्ट मीटर वैद्युत फ्लक्स संबंधित हो तो बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। बस इसी चीज को हम लोग को देखना है, बाकी आप लोग को ये चीजें हमने बता दी ऑलरेडी वीडियो में। ठीक है, समझा दिया है, तो उसको आप मेरे चैनल पे जाकर देख लेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि इसके इसके सवाल का इतनी मतलब इस सवाल का आंसर क्या होगा, मतलब इसको कैसे हल करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमने एक बेलन है यहाँ पे बना लिया है और इसके भीतर क्यू कलाम स्थित कर दिया है और इसके जो पृष्ठ पर क्या है 5 वोल्ट मीटर है। अब दोस्तों आपको पता है बेलन की वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, 5 = Q/ε0। अब बस यहीं पे वो Q/ε0 लिख दिया गया। अब लिखा गया है, यदि बेलन के समतल पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई पी हो, तब बेलन से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए 5P + 5P, तो यहाँ पे 5P जोड़ देंगे और एक और है 5, तो इसको भी 5 जोड़ देंगे =Q/ε0। अब 2 5P बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो इसको 2 5P हो जाएगा और 5 को उधर भेज देंगे बस, और 2 से भाग दे देंगे, बस यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों एक और अथवा आता है, चूंकि ये 7वां का अथवा है। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखा है, श्रेणी अनुनादी परिपथ में आवृत्ति परिवर्तन तथा धारा परिवर्तन का वक्र दर्शाइए। एक रेडियो के 800 किलो हर्ज से 1200 किलो हर्ज तक आवृत्ति प्र प्ररास वाली रेडियो संचरण बैंड समवर्ती को गई है। यदि इसके परिपथ में स्वप्रेरकत्व 200 माइक्रो हेनरी का है तो प्रत्यावर्ती धारिता वाले संधारित्र की धारिता प्रसार ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है ना आपका ग्राफ है, किस चीज़ का ग्राफ है, श्रेणी अनुनादी परिपथ में आवृत्ति परिवर्तन तथा धारा परिवर्तन का वक्र है। बस आपको यही चीज़ बताना है। ठीक है, और आगे आपको सवाल दिखा देते हैं। अब दोस्तों सवाल में दिया था कि F1 बराबर 800 किलो हर्ज और F2 बराबर 1200 किलो हर्ज। तो देखिए 800 किलो हर्ज है तो इसको 800 गुणे 10⁻³ में करेंगे तो हम लोग का हर्ज में बदल जाएगा, यानी किलो को हम लोग हर्ज में बदल लिए। ठीक है, अब दोस्तों यल दे दिया था, मतलब हेनरी, 200 माइक्रो हेनरी है, माइक्रो को हटा देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 200 गुणे 10⁻³ हेनरी। और सी बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों अनुनादी आवृत्ति क्या होती है, यह बराबर 1/2π√L/C। यल का मान दिया है बट सी का नहीं दिया। अब दोस्तों अगर हम सी बराबर देखें तो क्या होगा, 1/4π² एफ का स्क्वायर इंटू यल, क्योंकि हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया है तो हम लोग को सी का मान मिल गया। अब F1 आवृत्ति के लिए धारिता क्या होगी, C1 बराबर क्या होगा, सारा का मान पुट कर लेंगे। सारा का मान पुट करके हल करेंगे तो हम लोग का C1 बराबर कितना आएगा, 198 पिको फैरड, यानी कि 198 पिको फैरड आएगा। अब यही F2 के लिए क्या आएगा, C2 बराबर 88 पिको फैरड। तो ऐसे ही करके हम लोग लिख देंगे। अतः F2 के लिए यहाँ पे 88 पिको फैरड आया, C1 के लिए मतलब F1 के लिए आया 198 पिको फैरड। ठीक है, तो अतः प्रत्यावर्ती संधारित्र का प्रसार 88 पिको फैरड से 198 पिको फैरड है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है।
अब दोस्तों अगला देख लेते हैं, प्रकाश व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। एक व्यतिकरण पुंज के मार्ग में पतली पारदर्शी प्लेट रखने से किसी व्यतिकरण फ्रिंज के विस्थापन का व्यंजक निकालिए। यदि केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता I0 हो तो एक स्टील को बंद करने पर इस स्थान पर तीव्रता क्या होगी। दोस्तों प्रकाश व्यतिकरण का यहाँ पे परिभाषा हमने लिख दिया है। जब समान आवृत्ति के दो प्रकाश तरंग एक ही दिशा में चलती हैं तो इनके अध्यारोपण के माध्यम में कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। प्रकाश तरंगों की इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण पुंज के मार्ग में टी मोटाई की पतली पारदर्शी प्लेट रखने पर इस प्रकार चित्र बनेगा आपका, ठीक है। और फिगर के बारे में कुछ लिख देना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, माना S1 व S2 क्या आपका दो एक वर्णीय काला संबंध प्रकाश स्रोत है, जिससे डी दूरी पर एक पर्दा रखा है, जहां स्रोतों से चलने वाले प्रकाश तरंगों के बीच व्यतिकरण के कारण फ्रिंज बनाती हैं। माना प्रकाश स्रोत S1 से चलने वाली किरण के मार्ग में टी मोटाई की n अपवर्तनांक वाले माध्यम की पारदर्शी प्लेट रखी है। प्रकाश स्रोत S1 से बिंदु P पर पहुंचने वाली प्रकाश तरंग S1P - T दूरी वायु से तथा T दूरी पारदर्शी प्लेट से तय करती है। अतः प्रकाश स्रोत S1 से पर्दे के बिंदु P तक प्रकाश किरण को पहुंचने में लगा समय टी बराबर वायु में S1P - T दूरी तय करने में लगा समय धन पट्टी को पार करने में लगा समय, यानी कि S1P - T बटा C धन T बटा V। तो दोस्तों इसी को हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, क्योंकि तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। आपको इसको ना नोट कर लेना, ठीक है। अपने कॉपी में जब इसको नोट करेंगे ना और फिगर बना के, तो आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको फिगर बना के आप नोट कर लीजिए जो हम बता रहे हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिगर बना के मन करते वीडियो पॉज कर लीजिए, पहला पॉज करके यहाँ तक लिख लीजिए, दूसरा बार पॉज करके यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है। दोस्तों इसका PDF चाहिए ना, तो आपको बताइए क्या करना है, नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। जहाँ C वायु में प्रकाश की चाल है तथा V पट्टी के माध्यम में प्रकाश की चाल है, ठीक है। तो C देखिए क्या है, वायु में चाल है, और जो हम लोग का बीच में जो पारदर्शी जो रखा था ना टी मोटाई का पूर्णांक, उसमें भी मतलब भी उसका चाल है, ठीक है, उसके अंदर का चाल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है पारदर्शी पट्टी के माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञान बराबर C बटा भी है। अतः समीकरण 1 में भी का मान रखने पर, तो भी का मान रखेंगे C बटा एन बराबर C बटा भी, तो भी बराबर क्या हो जाएगा C बटा एन, तो C बटा एन रखेंगे तो क्या आएगा S1P - T बटा C प्लस NT बटा C। अब यहाँ पे देखेंगे तो C हम लोग का क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा, या फिर दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो टी बराबर क्या हम लोग का आएगा 1/C ब्रैकेट में S1P - T प्लस NT। अब इसमें से टी भी कॉमन हो जाएगा, तो वहाँ पे टी कॉमन ले लिया गया। अतः वायु में S1P के तुल्य प्रकाशिक पथ की लंबाई वायु में प्रकाश की चाल गुणे समय, यानी C इंटू टी, C गुणे टी का मान कितना हो गया, तो 1/C, जो यहाँ पे टी का मान आया था वहाँ पे पुट कर लेंगे। तो देखिए C से C कट जाएगा, तो हम लोग का क्या बचेगा S1P प्लस N - 1T। अतः टी की प्लेट रखने पर अतः टी मोटाई की प्लेट रखने पर प्रकाश तरंग की प्रकाशिक पथ में N - 1T की वृद्धि होती है। अतः बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच पथांतर S2P माइनस ब्रैकेट में S1P प्लस N - 1T। अब दोस्तों इसमें गुणा कर लेंगे, अब मतलब ब्रैकेट हटा लेंगे, तो क्या होगा S2P माइनस S1P माइनस N - 1T, ठीक है। तो इसको अलग कर लेंगे, S2P माइनस S1P अब माइनस T N - 1, इसको अलग कर लेंगे। अब S1 S2 में S1 S2 से पर्दे की दूरी क्या है, D है। अतः OP इजक्वल टू काई अतः S2P माइनस S1P इजक्वल टू D बटा स्मॉल d बटा कैपिटल D काई। अतः बिंदु P पर प्रभावित पथांतर D का M बटा D। अब यहाँ पे दोस्तों -T N - 1 आगे देख लेते हैं। आपको लिखते चलना है, वीडियो पॉज करके लिखेंगे ना, पूरा लिख लेंगे तब आपको अच्छे से पढ़ के एक बार ना अपने मन से देखिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम इसके इस वाले क्वेश्चन के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। यदि बिंदु P पर यमवी दीप्त फ्रिंज है तो प्रभावी यम लेमडा के बराबर होगा, अर्थात D का यम बटा कैपिटल D। अब दोस्तों इसको कई बार काइयम भी पढ़ा जाता है, कोई लोग एक्सियम भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काइयम हमने पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और इसे काइयम का जो चिन्ह होता है ना, ऐसे ही होता है, ऐसे करके, ठीक है।
लेकिन उसमें थोड़ा एक थोड़ा स्टाइल से रहता है, हो सकता है काई एम ना हो एक्सियम हो। ठीक है, तो कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, पहले भी हम बता दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने काई एम बोला था, तो काई एम यानी हमको लग रहा है एक्सियम है। ठीक है, हम थोड़ा स्टाइल में बना दिए थे तो हमको लग रहा था वो काई एम इसको पढ़ेंगे। काफ़ी दिन पहले का लिखा हूँ, आज वीडियो बना रहा हूँ ना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, काई एम इज इक्वल टू कैपिटल डी बटा स्मॉल डी और यम लेमडा प्लस य टी एन माइनस वन। ठीक है, जहाँ यम आपका क्या है 1 2 3 4 जीरो से लेकर अनंत तक है, डॉट 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 समझिए। प्लेटो की अनुपस्थिति में यमवी दीप्त फ्रिंज की बिंदु ओ से दूरी t बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ बुझा रहा है कि एक्सियम लिखा हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए एक्सियम बराबर क्या है, यम लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, अतः प्लेट रखने पर यमवी दीप्त फ्रिंज का विस्थापन। ठीक है, तो एक्स जीरो बराबर कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी यम लेमडा एन माइनस वन इंटू टी, अब माइनस डी अपॉन डी एम लेमडा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए डी, इसमें भी डी बाई डी है और इसमें क्या है यम, तो इसमें इसमें गुणा होगा तो यम, ये माइनस ये प्लस, यानी कि आपका जो ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, डी टी बटा डी एन माइनस वन, चूँकि यहाँ पे जो बचा है यानी एक्स जीरो बराबर। अतः प्लेट की मोटाई टी बराबर इतना ही हो जाएगा, एक्स जीरो डी अपॉन स्मॉल डी एन माइनस वन, परंतु डब्लू बराबर डी लेमडा स्मॉल डी अथवा डी बटा डी इज इक्वल टू लेमडा अपॉन डब्लू। दोस्तों हमको पता है कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल 100% बता रहा हूँ कि आपको ये समझ में बिल्कुल ही नहीं आ रहा होगा। अगर आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लेते हैं तो हमको लग रहा है कि आपको 80% समझ में आ जाएगा, बट ऐसे पढ़ाने से आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, हमको ये पता है। ठीक है, तो आपको मैं यही कह रहा हूँ कि इसको शुरू से लेकर अंत तक पहले लिख लीजिएगा कॉपी में, वीडियो पॉज कर करके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ आपका प्लेटो की मोटाई यहाँ पे टी इक्वल टू निकल जाता है एक्स जीरो लेमडा बटा डब्लू एन माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ उसमें पूछा था तीव्रता के लिए, तो यहाँ पे पहले एक लाइन लिख देंगे कि स्टील को बंद करने पर उस बिंदु पर नया आयाम ए बटा टू, अतः उस बिंदु पर तीव्रता आई बराबर आई ए बटा टू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बटा फोर आई, और ए स्क्वायर बराबर क्या है आपका आई जीरो है, तो आई आई बराबर आई जीरो फोर, यानी कि आई जीरो बराबर देखें तो फोर आई। ठीक है, तो ये हम लोग का खत्म होता है, बाकी अब आगे देख लेते हैं। मुझे पता है वो समझ में नहीं आया होगा सवाल, कमेंट करेंगे तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, नहीं तो उसको हम एक बार हम कह रहे हैं ना कि वीडियो पॉज करके पूरा लिख लेना, पॉज कर करके। ठीक है, जैसे जैसे बताएं वैसे लिख लेना, उसके बाद अपने मन से एक बार शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना। ठीक है, अब देख लेते हैं ये लास्ट सवाल है हम लोग का। पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग डिस्टकारी परिपथ आरेख खींचिए तथा इसकी कार्य का उल्लेख कीजिए। दिए गए परिपथ में दर्शाए गए दोनों संधि डायोडों में प्रत्येक का अग्र प्रतिरोध 50 ओम है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 50 ओम अपना रख लीजिएगा। ठीक है, ये माइंड में रख लीजिएगा, कहाँ रखाएगा आपको अभी पता चल जाए, तथा पश्च प्रतिरोध अनंत है। ठीक है, और 200 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक परिपथ दे दिया है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 150 ओम। तो दोस्तों चूंकि यहाँ पे ना ओम रहना चाहिए तो यहाँ पे डब्ल्यू देकर कंफ्यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन बैंक में मतलब अंसाल पेपर में से जो भी ये क्वेश्चन उठाया था ना, तो इसमें डब्ल्यू दिया था। ठीक है, और बाकी यहाँ पे ओम रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ओम है, यहाँ पे भी ओम है, लेकिन क्वेश्चन में गलत दिया था तो हमने भी डब्ल्यू लिख दिया था ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ताकि मैं आपको बता सकूं वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अब इसमें परिपथ बनाने के लिए कहा था परिपथ आरेख बने, तो देखिए दोस्तों परिपथ आरेख ऐसे ही बनेगा, ये आपका पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में परिपथ आरेख है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अपने घर पे बना के ट्राई कर लीजिएगा कॉपी में। अब इस पे कार्यविधि थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, तो कार्यविधि देख लीजिए क्या है। निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले आधे चक्कर में द्वितीय कुंडली का यश1 सिरा मध्य बिंदु टी के सापेक्ष धनात्मक तथा यश2 सिरा ऋणात्मक होता है, तब संधि डायोड D1 अग्र अभिनत हो जाती है और इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, तथा इसी क्षण डायोड D2 उत्क्रम अभिनत होता है और इसमें धारा नहीं बहती है। अतः धारा डायोड D1 लोड प्रतिरोध RL तथा तीरों द्वारा दर्शाई गई दिशा में प्रवाहित होता है। स्पष्ट है कि D1 व D2 क्रमानुसार धारा प्रवाहित करते हैं तथा निवेशी वोल्टेज के अर्धचक्रों के दौरान लोड प्रतिरोध RL में धारा एक दिशा में प्रवाहित होती है। इस प्रकार पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में निर्गत वोल्टेज एक दिशीय संपंदों की अविरत श्रेणी प्राप्त होती है। और दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था ओम 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 लिख यहाँ पे रहना चाहिए, लेकिन वहाँ पे डब्ल्यू दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप श्रेणी बना लेंगे
ठीक है। अब इसमें दोस्तों यहाँ पे देखिए D1 में तो आपका धारा बहेगा, लेकिन D2 में धारा नहीं बहेगा। अब क्यों? तो यहाँ पे देखिए क्यों लिखा गया है, दिए गए परिपथ में पीएन संधि डायोड D2 जो है हम लोग का उत्क्रम अभिनत है, अतः इसमें धारा कोई नहीं बहेगी, मतलब इसमें धारा नहीं बहेगी। ठीक है, तो इसमें धारा नहीं बहेगी, यानी कि यहाँ पे 150 बराबर क्या है? 0। और दोस्तों मैंने उसमें बताया था ना कि 50 ओम याद रखिएगा, तो देखिए 150 की जगह 50 ओम रखा है। कहाँ से रखेगा? तो देखिए परिपथ में प्रवाहित धारा आई बराबर क्या होगा? 6 वोल्टेज है, तो 6 बटा, अब देखिए 200 बटा, यहाँ पे 200, 250 बटा 250 और 200, यहाँ पे देखिए 250, 200 और प्लस 50। अब इसी को आप लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 500। अब यहाँ पे 500 हो जाएगा, यानी 6 बटा 500, अर्थात आई बराबर 1.2 इंटू 10⁻²। आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, केवल 50 पे पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए और पीडीएफ तुरंत प्राप्त कर लीजिए, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तब। ठीक है, बाकी किसी बोर्ड के लिए नहीं है, सॉरी फॉर देम।